इफ्तिखार की सबसे छोटी बेटी सईदा, जिसे वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, उनकी उसी बेटी सईदा किसी की ज़िंदगी की पूरी कहानी को केवल एक वीडियो में समेट देना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। आज मैं आपके लिए बॉलीवुड के सुपर पुलिस कहे जाने वाले मशहूर एक्टर इफ्तिखार की ज़िंदगी की पूरी कहानी लेकर आया हूँ। सैयदाना इफ्तिखार अहमद शरीफ माने इफ्तिखार का जन्म 22 फरवरी सन 1920 को पंजाब के जलंधर में हुआ था। उनकी पैदाइश भले ही पंजाब के जलंधर में हुई, मगर उनकी परवरिश उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुई, क्योंकि उनके अब्बू कानपुर की किसी प्राइवेट फैक्ट्री में कोई ऑफिसर थे। इफ्तिखार अपने 4 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। बचपन से ही इफ्तिखार को 2 चीज़ों में बहुत रुचि थी, एक तो पेंटिंग, दूसरी सिंगिंग। इसीलिए मैट्रिकुलेशन के बाद उन्होंने लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट से पेंटिंग का डिप्लोमा किया, लेकिन डिप्लोमा के दौरान ही वो समझ गए कि पेंटिंग उनकी हॉबी हो सकती है, करियर नहीं, तो वो सिंगिंग की ओर मुड़े। इफ्तिखार KL सहगल यानी कुंदन लाल सहगल को अपना आइडल मानते थे। उनके जैसा बनना, उनके जैसा गाना उनका सपना था। तो वो पहुंच गए कलकत्ता, क्योंकि कलकत्ता में उस दौर में बड़ी बड़ी म्यूज़िक कंपनीज़ थीं। कई म्यूज़िक कंपनीज़ में उन्होंने ऑडिशन दिए, सिंगर बनने की कोशिश की, मगर नाकामयाब रहे। फेल होकर घर भी नहीं जाना चाहते थे, तो इसलिए कलकत्ता में ही शादियों में, फंक्शंस में, अलग अलग प्रोग्राम्स में गाने गाने लगे। एक रात एक ऐसी ही शादी में गाने गा रहे थे, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि उनके सामने म्यूज़िक कंपोज़र कमल दास गुप्ता बैठे हुए थे, जो उनकी आवाज़ के मुरीद हुए जा रहे थे। कमल दास गुप्ता उन दिनों मशहूर HMV म्यूज़िक कंपनी के लिए काम करते थे। कमल दास गुप्ता ने HMV म्यूज़िक कंपनी के लिए इफ्तिखार से 2 गाने गवाए। इसके बाद इफ्तिखार वापस कानपुर लौट आए। इधर कानपुर में उनके परिवार ने पड़ोस में रहने वाली सईदा नाम की एक लड़की से उनकी शादी तय कर दी थी। जैसे ही इफ्तिखार वापस आए, चटपट उनकी सगाई कर दी गई। कुछ दिनों बाद कमलदास गुप्ता का इफ्तिखार के पास एक खत आया। उसमें कमलदास गुप्ता ने कहा, फ़ौरन कलकत्ता चले आओ। इफ्तिखार तुरंत कलकत्ता के लिए निकल गई। वैसे कहा जाता है कि कमलदास गुप्ता ने फ़ौरन आने को नहीं कहा था, इफ्तिखार फ़ौरन निकल गए, क्योंकि वो सईदा से शादी नहीं करना चाहते थे। इफ्तिखार को लगा था कि कमलदास गुप्ता ने उन्हें किसी रिकॉर्डिंग के लिए कलकत्ता बुलाया है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे तब तो उन्हें एक नई ही बात मालूम चली। दरअसल कमलदास गुप्ता को इफ्तिखार की आवाज़, उनकी पर्सनैलिटी, उनका लहजा इतना अच्छा लगा था कि उन्होंने MP प्रोडक्शन हाउस में इफ्तिखार को एक एक्टर की नौकरी दिलवा दी थी। जल्दी ही इफ्तिखार की पहली फिल्म की शूटिंग की तारीख भी आने वाली थी। इफ्तिखार इंतज़ार करने लगे, लेकिन वो इंतज़ार ही करते रहे, वो तारीख नहीं आई। अब की बार वो कानपुर वापस इसलिए नहीं जाना चाहते थे क्योंकि वहाँ उनकी सईदा से शादी कर दी जाएगी। इसीलिए वो कलकत्ता में ही स्ट्रगल करने लगे। इस दौरान वो जिस बिल्डिंग में रहा करते थे, उस बिल्डिंग में एक लड़की आकर रहने लगी। वो यहूदी थी, उसका नाम था हना जोसेफ। इफ्तिखार के पूछने पर उसने बताया कि वो जापान की ओर से भागकर यहाँ आई है। धीरे से इफ्तिखार को हना से प्यार हो गया। हना भी इफ्तिखार को पसंद करने लगी। तो इफ्तिखार ने अपनी अंगुली से सईदा की मंगनी वाली अंगूठी निकाल कर फेंकी और हना से शादी कर ली। शादी के बाद हना जोसेफ बन गई रेहाना अहमद। इस दौरान साल 1944 में आखिर इफ्तिखार की पहली फिल्म रिलीज़ हुई, आर्ट प्रोडक्शंस की तकरार। इसमें वो लीड रोल में थे। इसके बाद घर, राजलक्ष्मी, तुम बिन कौन, ऐसा क्यों जैसी तकरीबन दर्जन भर फिल्मों में इफ्तिखार ने काम किया बतौर हीरो।
अगर आप ये सोचकर कंफ्यूज हो कि इफ्तिखार तो कलकत्ता में रह रहे थे तो फिल्में कहाँ से करने लगे, तो मैं आपको बता दूं कि आज़ादी के पहले बम्बई में एक प्रॉपर बड़ी फिल्म इंडस्ट्री नहीं बनी थी। फिल्में तब भारत के कुछ बड़े शहरों में बनती थी। बम्बई, कलकत्ता, लाहौर में भी कुछ फिल्में बनती थीं, इन दोनों से कम। कलकत्ता बम्बई के बाद फिल्म मेकिंग के मामले में दूसरे नंबर पे था। इस दौरान इफ्तिखार और रेहाना की 2 प्यारी बेटियां हुईं, सलमा और सईदा। अब जब इफ्तिखार जैसा चाहते थे उसी तरह अच्छे से कलकत्ता में बस चुके थे, तभी उनकी ज़िंदगी में एक जलजला आया। भारत पाकिस्तान का सन 1947 में बंटवारा हो गया। इफ्तिखार के पूरे परिवार ने कानपुर से पाकिस्तान जाने के लिए सामान बांध लिया, लेकिन इफ्तिखार ने मना कर दिया। इफ्तिखार खुद को माँ भारती का सच्चा सपूत मानते थे, वो हिंदुस्तान में ही रहना चाहते थे। इफ्तिखार के अब्बू ने उन्हें बहुत समझाया, दीन की दुहाई दी, मगर वो नहीं माने। इफ्तिखार के अब्बू ने उन्हें बेईमान मुसलमान, इस्लाम पे काला धब्बा तक कह दिया, लेकिन इफ्तिखार का इरादा तब भी नहीं बदला। तो उनका पूरा परिवार उनके बगैर ही पाकिस्तान चला गया, यहाँ तक कि उनके अम्मी अब्बू भी। इफ्तिखार को भी एटलीस्ट कलकत्ता से तो भागना ही पड़ा, क्योंकि भीषण दंगों के कारण वहाँ जान के लाले पड़ गए थे। अपने पूरे परिवार के साथ वो पहुँचे बम्बई, एक नया शहर, फटा हाल। सब कुछ खत्म हो गया था, जो कमाया था सब गंवा दिया। हीरो से जीरो बन गए। सड़कों पे दिन कटने लगे। इफ्तिखार की बड़ी बेटी सलमा बताती हैं कि वो और उनकी छोटी बहन सईदा बहुत छोटी थी, लेकिन अक्सर भूखी रहती थी। क्या करते, खाने को कुछ रहता ही नहीं था। भूखे पेट रोते रोते सोने की आदत पड़ गई थी। रोटी कमाने के लिए रेहाना ने बम्बई के उस वक्त एक बड़े बिजनेसमैन थे मिस्टर पत्तनवाला, उनकी सेक्रेटरी के तौर पे काम करना शुरू कर दिया। इफ्तिखार को भी जो मिलता वो काम करते। फिल्मों में भी हाथ आजमा रहे थे, काम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। साल 1950 में सड़कों पर ऐसे ही फिरते फिरते एक दिन मिले उन्हें अशोक कुमार, वही अशोक कुमार जिनसे वो अपने कलकत्ता के दिनों में भी मिल चुके थे। अशोक कुमार ने न सिर्फ इफ्तिखार को पहचाना, बल्कि उन्हें मकसद नाम की फिल्म में एक रोल भी दिलवाया। रोल काफ़ी छोटा था, मगर इस वक्त इफ्तिखार के लिए नेमत था। हालांकि वही है कि एक दौर में इफ्तिखार फिल्मों में हीरो बनते थे, आज ऐसा छोटा रोल करने को मजबूर हो गए थे। इसके बाद 50 और 60 के दशक में इफ्तिखार ने सगाई, देवदास, मिर्ज़ा गालिब, श्री 420, अब दिल्ली दूर नहीं, समंदर के डाकू, दिल्ली के डाकू, फूल और पत्थर, कंगन, बंधन, संगम, चा चा चा, बंदिनी, शहीद और तीसरी मंजिल जैसी तकरीबन 70 फिल्मों में काम किया। लेकिन अब भी बॉलीवुड में इफ्तिखार की कोई खास पहचान नहीं बनी थी, क्योंकि ये रोल बहुत ही छोटे मोटे थे, जिनके पैसे भी कम मिलते थे। इसी वजह से इफ्तिखार की आर्थिक स्थिति कोई खास अच्छी नहीं हुई थी। हाँ, वैसी गैताल नहीं थी, लेकिन कोई खास भी नहीं थी। इसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि तकरीबन 2 दशक होने को आए थे इफ्तिखार को फिल्मों में काम करते, लेकिन अब तक वो बम्बई में अपना एक घर भी नहीं बनवा सके थे। इफ्तिखार की किस्मत चमकी साल 1969 में रिलीज़ होने वाली फिल्म इत्तेफाक से। इस फिल्म में उन्होंने पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया। ऐसा नहीं था कि पुलिस ऑफिसर का किरदार उन्होंने पहली बार निभाया था। शिव 420, तीसरी मंजिल जैसे फिल्मों में वो पहले भी पुलिस वाले बन चुके थे, लेकिन इस फिल्म में उनका ये पुलिस ऑफिसर वाला किरदार लोगों को बहुत पसंद आया, बड़ा मशहूर हुआ। इसके बाद फिल्म डायरेक्टर्स पुलिस ऑफिसर के किरदार में इफ्तिखार को ही लेने लगी। इफ्तिखार को एक के बाद एक फिल्में मिलने लगी, एक से बढ़कर एक रोल मिलने लगे। इफ्तिखार की बड़ी बेटी सलमा बताती हैं कि इत्तेफाक के रिलीज़ होने के बाद हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। और इसका अंदाज़ा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि जो इफ्तिखार पिछले 20 सालों से
फिल्मों में काम करने के बाद भी किराए के घर में रह रहे थे, उन्होंने इत्तेफाक के रिलीज़ होने के कुछ वक्त बाद ही बम्बई के खार इलाके में अपना खुद का घर बनवा लिया। 70 और 80 के दशक में इफ्तिखार ने गैम्बलर, हरे रामा हरे कृष्णा, कल आज और कल, जवानी दीवानी, शर्मीली, महबूब की मेहंदी, डॉन, दीवार, शोले, मजबूर, त्रिशूल, कर्ज, काला पत्थर, दोस्ताना और आवाम जैसी तकरीबन 200 फिल्मों में काम किया। ये इफ्तिखार के कैरियर का गोल्डन पीरियड था। इनमें से तकरीबन 100 फिल्मों में उन्होंने पुलिस ऑफिसर के किरदार निभाए। वैसे तो बॉलीवुड में पुलिसमैन के सबसे ज़्यादा किरदार जगदीश राज ने निभाए, तकरीबन 140 बार, और इफ्तिखार ने 100 बार। लेकिन फ़र्क और ख़ासियत ये है कि जगदीश राज एक आम पुलिस वाले बनते थे, इफ्तिखार खास पुलिस ऑफिसर बनते थे। तभी तो इफ्तिखार को बॉलीवुड का सुपर पुलिस कहते हैं। कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि डॉन में इफ्तिखार ने लहजे, आवाज़ और स्क्रीन पर्सोना के मामले में अमिताभ बच्चन को भी मात दे दी थी। क्या आप भी ऐसा मानते हैं? खैर, 80 के दशक में जब अशोक कुमार बीमार होकर बिस्तर पे पड़ गए तो बहुत दुखी और डिप्रेस्ड रहने लगे। ऐसे में उनके ये दिन अच्छी तरह से कटे, इसीलिए इफ्तिखार ने उन्हें पेंटिंग करना सिखाया था। अब 1990 आ चुका था। इफ्तिखार 70 बरस के हो चुके थे, लेकिन जुनून ऐसा कि अब भी बेखुदी और काला कोट जैसी फिल्मों में धड़ल्ले से काम कर रहे थे। लेकिन इसी साल एक ऐसी घटना घटी जिससे इफ्तिखार टूट गए। इफ्तिखार की सबसे छोटी बेटी सईदा, जिसे वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, उनकी उसी बेटी सईदा को कैंसर हो गया। वो बीमार पड़ गई। इफ्तिखार को ये चिंता सताने लगी कि कहीं सईदा को कुछ हो ना जाए। उन्हें ये डर लगने लगा कि कहीं ये बीमारी उनकी बेटी को उनसे छीन न ले। रेहाना बताती हैं कि इफ्तिखार बहुत फिक्रमंद रहने लगे। कई बार जब सईदा सो जाती तब भी रात रात भर इफ्तिखार सईदा के पास बैठे रहते, उनको देखते रहते, उनका माथा सहलाते रहते। कई बार बिस्तर में लेट तकिए में मुंह छुपाकर रोया करते थे। आखिरकार इफ्तिखार का ये मनहूस डर सही साबित हो गया। 7 फरवरी सन 1995 को सईदा चल बसी। सबको लगा था, सब जानते थे कि इफ्तिखार दुखी होंगे, लेकिन इस दुख का ये परिणाम होगा, इसका किसी को गुमान भी ना था। रेहाना बताती हैं कि सईदा के जाने से इफ्तिखार मानसिक अवसाद के शिकार हो गए। उन्हें कुछ भी नहीं था, लेकिन अचानक से ही उन्हें तरह तरह की बीमारियां होने लगी। फिर वो कोमा में चले गए और आखिरकार 1 मार्च सन 1995 यानी सईदा की मौत के 24 दिन बाद इफ्तिखार की भी मौत हो गई। रेहाना के मुताबिक अपनी लाडली बेटी के हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर जाने का गम इफ्तिखार सह नहीं सके और इसी दुख में वो भी चल बसे। मुझे तो ये कहानी हैरान कर देती है। जब मुझे ये बात पता लगी तो मैं तो दंग रह गया, मेरा तो दिल हिल गया। बेटी से इतना प्यार कि वो मरी तो इफ्तिखार भी मर गए। खैर, इफ्तिखार की कहानी का खात्मा इफ्तिखार के ही बारे में एक बेहद दिलचस्प और रोचक बात से करूँगा। इफ्तिखार की बड़ी बेटी सलमा इफ्तिखार की मौत के बाद पाकिस्तान गई थी अपने बाकी परिवार से मिलने। तो रावलपिंडी में उनकी मुलाकात सईदा से हुई। वो सईदा, कानपुर की वो लड़की जिससे इफ्तिखार की सगाई हुई थी और इफ्तिखार ने वो सगाई तोड़ दी थी। सलमा को बहुत हैरानी हुई और दुख भी हुआ जब उन्हें मालूम चला कि सईदा ने उसके बाद उम्र भर शादी नहीं की, क्योंकि उन्होंने फैसला कर लिया था कि अगर इफ्तिखार से उनकी शादी नहीं हुई तो फिर वो ज़िंदगी भर किसी से शादी नहीं करेंगी।